कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। सो बेसिकली कोगुलेशन डिसऑर्डर्स को अप्रोच करने के लिए न्यूनेट्स और पीट्स एज ग्रुप में मोर और लेस द सेम है। सो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अप्रोच टू डायग्नोसिस ऑफ कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। उसमें हम ये पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस, ठीक है, ये इंटरप्ले क्या होता है बिटवीन प्रोकोगुलेंट्स एंटीकोगुलेंट्स। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स क्या है, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स विद दीज बेबीज और जो पीट में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप सीबीसी करवाते हैं, फिर सीबीसी के बाद आप उसको स्टेप वाइज किस तरह अप्रोच करते हैं। अब ये मेरे पास विटामिन के डिपेंडेंट है, कॉन्जेनिटल फाइब्रिनोजन डेफिशिएंसी है, तो ये आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली हीमोस्टेसिस क्या होती है, व्हाट इज हीमोस्टेसिस? हीमोस्टेसिस बेसिकली a complex process, ठीक है, which is achieved when there is disrupted, क्या है disrupted, या at the site of bleeding पे जहाँ disruption हो जाए वेसल पे, उसको अचीव करने के लिए हम उसको कहते हैं हीमोस्टेसिस। सो हीमोस्टेसिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिटवीन प्रोकोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स। जहाँ पे डेफिशिएंसी होगी, वेन एवर देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोकोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स और प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, तो उनको कहाँ पे, वहाँ पे हमारे पास कोगुलेशन प्रॉब्लम्स होगी। तो सबसे पहले अगर एक बच्चे को कोगुलेशन डिसऑर्डर है, सो व्हाट विल बी द साइंस एंड सिम्पटम्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे डॉक्टर इम्तियाज, व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स रिगार्डिंग कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। लेट्स सपोज किसी भी न्यूनेट में हम सपोज करते हैं, तो उस न्यूनेट में क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे? ठीक है, ब्लीडिंग हो जाएगी, जनरली ब्लीडिंग होगी, पर्टिकिया होंगे, ब्रूजेस होंगे, हीमाटोमा बन जाएगा। हीमाटोमा जब जहाँ पे भी हीमाटोमा बन जाएगा वहाँ पे कलेक्शन ऑफ ब्लड होगी, बेलार होगा, शॉक हो जाएगा, सीजर्स होंगे, स्किन नेक्रोसिस होगी, ठीक है। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स रिगार्डिंग द कोगुलेशन डिसऑर्डर्स इन अ न्यूनेट या किसी भी पीड्स एज ग्रुप में। अब हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं कुछ, ठीक है। कोगुलेशन डिसऑर्डर्स ये नहीं कि दीज आर ऑलवेज इनहेरिटेड, रिस्क फैक्टर्स हैं। सो सम न्यूनेटल रिस्क फैक्टर्स होती है, कुछ हमारे पास क्या है मैटरनल रिस्क फैक्टर्स रिगार्डिंग कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। न्यूनेटल रिस्क फैक्टर्स क्या है, सबसे कॉमन हम डे टू डे देखते हैं। सो व्हाट आर द न्यूनेटल रिस्क फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन डिसऑर्डर्स डॉक्टर साहब? सर उसमें ये कि मदर पहले से वार्फरिन ड्रग्स या एंटीकोगुलेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूनेटल रिस्क फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट हम डे टू डे देखते हैं पेरीनेटल एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया में आप देखते हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था, जो हेमाटोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है किसमें, पेरीनेटल एस्फिक्सिया में, जहाँ पे हिट करता है हम सेकेंडरी एविडेंस भेजते हैं। उसमें वन ऑफ द प्रॉब्लम इज किसमें, हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसमें आपका पीटीए पीटीटी डिरेंज हो जाता है। सो क्या होता है न्यूनेटल रिस्क फैक्टर्स में, पेरीनेटल एस्फिक्सिया है, सेप्सिस बहुत कॉमन है, आपके सेप्सिस में हो जाता है, यूरेमिया में हो जाता है, ड्रग्स, बच्चों में ड्रग्स जब आप देते हैं, एंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन, इन सब से क्या हो जाता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। कहीं बच्चों में फैमिली हिस्ट्री भी होती है कोगुलेशन प्रॉब्लम्स की, देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री, जैसे आप देखिए हीमोफीलिया वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें फैमिली में आ जाती है। लेकिन मैटरनल रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए यू कैन आल्सो डिसाइड कि ये रीजन, दिस कुड बी द रीजन फॉर द ब्लीडिंग ऑफ दिस न्यूनेट्स। वो क्या हो सकती है डॉक्टर साहब, मैटरनल रिस्क फैक्टर्स। आपने कभी हेल्प सिंड्रोम का नाम सुना है? ठीक है, हेल्प सिंड्रोम है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो हाइपरटेंशन होती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन डिसऑर्डर्स इन न्यूनेट्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स मदर में जो होती है, सली होती है, आईटीपी होती है, मैटरनल ड्रग्स, आप मैटरनल स्टेरॉइड्स जो लेते हैं, स्टेरॉइड्स, एंटी कन्वल्सेंट्स, दिस ऑल लीड टू कोगुलेशन डिसऑर्डर्स इन न्यूनेट्स। तो ये मैटरनल रिस्क फैक्टर्स अलग है और ये अलग है। मैं आपको अभी अप्रोच, अब आपने बच्चे की यू गो फॉर सीबीसी, आपने कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लिया, उसमें आप क्या देखते हैं सीबीसी में? सबसे पहले आपने उस सीबीसी में ये देखना है, प्लेटलेट्स देखने हैं, उसमें क्या देखना है आपने, देखने आइदर नॉर्मल प्लेटलेट्स है या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। सबसे पहले आपने उसमें ये देखना है। अब आपने उसमें ये देख लिया देयर इज नॉर्मल प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। आप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने के बाद आप उसमें फर्दर करते हैं पीटीए पीटीटी। अगर एक बच्चे का पीटीए पीटीटी नॉर्मल आ जाता है, उसमें प्लेटलेट्स डिरेंज है, तब आप इस कैटेगरी 2 में आ जाते हैं, तो दिस इज नोन एज आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। तो फिर आपको टक टक कॉजेज देखनी चाहिए। व्हाट आर द कॉजेज फॉर द आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन योर यूनिट? जी डॉक्टर अक्सर, व्हाट आर द कॉजेज आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की, क्या क्या कॉजेज होंगे उसमें? वेरी गुड, सेप्सिस हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नेट का नाम सुना आपने, न्यूनेटल एलोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उसमें आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, ठीक है। ऑटो इम्यून जो है आपकी, ऑटो इम्यून आईटीपी जो है इसमें हो जाएगा, ठीक है, बच्चे में। मैटरनल एसएलई में हो जाएगा। टार का सुना है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एब्सेंट रेडियस, सेप्सिस में हो जाएगा। कॉन्जेनिटल ए मेगाक्यूरिस्टिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, हमारे पास बड़े पेशेंट एडमिट हुए, कौन सा है वो जिसमें आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मैंने खुद आपको दिखाया है, कई दफा हमारे पास वो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं when we were found with them with isolated thrombocytopenia.
ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि सिर्फ प्लेटलेट्स डिरेंज है, तो उसमें आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की ये कॉजेज आपने रूल आउट करने हैं। अगेन ऑन द सेम साइड आप उस सीबीसी में देखते हैं कि इज देयर एनी बायसाइटोपेनिया और पैनसाइटोपेनिया। अगर तो प्लेटलेट्स के साथ बायसाइटोपेनिया या पैनसाइटोपेनिया, फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन अगेन उसमें सेप्सिस आ जाएगा, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में आ जाएगा। आपका जो फैंकनी एनीमिया है वो वन ऑफ द रीजंस। कॉन्जेनिटल ल्यूकीमिया, उसमें आपने लाजमी एक बच्चे में न्यूनेट में आप सोच सकते हैं, आपने न्यूनेट में सोचना है कॉन्जेनिटल ल्यूकीमिया इज वन ऑफ द रीजंस। तो ये क्या हो गया आपकी आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगेन दूसरी साइड पे आप देखते हैं ये वन कॉज हो गई, आपने सीबीसी करवाई, इसमें प्लेटलेट्स बच्चे के आपने देख लिए प्लेटलेट्स नॉर्मल है, आपने पीटी एपीटीटी करवा लिए, अब इसमें जस्ट पीटी डिरेंज है। क्या डिरेंज है? जस्ट पीटी डिरेंज है, एपीटीटी इज नॉर्मल, प्लेटलेट्स नॉर्मल है। अब आप किस साइड पे जाएंगे? अब आप क्या सोचेंगे कि इस बच्चे में क्या हो सकता है? जी डॉक्टर इम्तियाज। सर विली ब्रेन डिजीज यही सारी नहीं आते? देखो उसमें आपका आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, आपने फैक्टर 7 डेफिशिएंसी आप सोचते हैं, ठीक है। वॉन विली ब्रेन फैक्टर, ये सॉरी वारफरिन थेरेपी आप सोचते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका, आप ये सारी चीज़ें सोचिए, वारफरिन हो गया, विटामिन के डिपेंडेंट सबसे इंपॉर्टेंट आपने नहीं बताया। जो डे टू डे आप डील करते हैं विटामिन के में फिर ये आ जाता है कि माइल्ड भी आ जाता है और मॉडरेट टू सीवियर भी आ जाता है। माइल्ड में क्या होता है? जस्ट पीटी इज डिरेंज, मॉडरेट टू सीवियर में पीटी दोनों डिरेंज होती है। तो अब आपने बच्चे में कर लिया, उसमें प्लेटलेट भी नॉर्मल है, जस्ट पीटी डिरेंज है, आप ड्यूटी डॉक्टर है, यू आर वरीड कि इसमें सिर्फ पीटी डिरेंज है, सो व्हाट शुड आई डू? आपने उस बच्चे को विटामिन के देना है और आपने 4 to 6 आवर्स के बाद रिपीट करना है। अगर तो उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है, उसका पीटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, सो दैट इज माइल्ड विटामिन के डिपेंडेंट ब्लीडिंग। अगर तो स्टिल ब्लीडिंग परसिस्ट और पीटी स्टिल डिरेंज आफ्टर 4 to 6 आवर्स, अब आप इस साइड पे आ जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? फैक्टर 7 डेफिशिएंसी तो फैक्टर 80 का बैंक, ठीक है। ये मैंने आपको 2 सिनेरियोज बता दिए, वन इज आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वन इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विद बाइसाइटोपेनिया और पैनसाइटोपेनिया, और थर्ड मैंने आपको बताया जस्ट पीटी इज डिरेंज। नेक्स्ट सिनेरियो आपने देख लिया, आपने सीबीसी करवा लिया, उसमें फिर प्लेटलेट्स नॉर्मल है, उसमें आपने पीटी एपीटीटी साथ में करवाई है, सो एपीटीटी इज डिरेंज, अगेन पीटी इज नॉर्मल। अब आप क्या क्या सोचेंगे? जस्ट एपीटीटी इज डिरेंज। जी मैडम आप बताएंगे। आप मुझे बताएं ना, ये डायरेक्ट आप हीमोफीलिया कैसे बता सकती है कि डायरेक्ट इसको हीमोफीलिया होगा? शाबाश बताएं। देखिए वॉन विली फैक्टर डेफिशिएंसी हो सकती है, फैक्टर्स 8, 9, 11 एंड 12 वो हो सकता है, और हेपारिन कंटामिनेशन हो सकती है। क्या हो सकती है? देयर कुड बी हेपारिन कंटामिनेशन, देयर कुड बी फैक्टर 8, 9, 11 एंड 12 डेफिशिएंसी, देयर कुड बी वॉन विली फैक्टर डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे ये 3 आपने सोच ली कि ये 3 चीजें, दीज 3 कुड बी द डिफरेंशियल्स इन दिस केस। अब इनको मैंने बारी बारी रूल आउट कैसे करना है? अब आप इसमें थ्रोम्बिन टाइम करवाते हैं, आइडियली रेप्टिलेज भी करवाते हैं, थ्रोम्बिन भी करवाते हैं। रेप्टिलेज और थ्रोम्बिन इसलिए करवाते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन द हेपारिन कंटामिनेशन। अब आपने थ्रोम्बिन टाइम करवा लिया, अगर थ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल है, अगर टीटी नॉर्मल है, तो यू गो फॉर मिक्सिंग स्टडीज और फैक्टर ऐसे आप करवाते हैं। इट कुड बी आइदर फैक्टर 8, 9, 11 या 12 डेफिशिएंसी। अगर तो टीटी प्रोलॉन्ग है, दैट इज हेपारिन कंटामिनेशन, ठीक है। तो एपीटीटी भी हो गया, पीटी भी हो गया आपकी सिनेरियो। अब आपका थर्ड सिनेरियो मैं बताता हूँ, आपका प्लेटलेट्स भी नॉर्मल है, आपका पीटी जो है दैट इज डिरेंज। मैं बता रहा हूँ सर, सो देयर कुड बी पीटी एपीटीटी, अब दोनों चीजें डिरेंज हो गई, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, पीटी डिरेंज है, एपीटीटी डिरेंज है ना। व्हाट कुड बी द कॉजेज? अब आपने कॉजेज सोचनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे इंपॉर्टेंट देखो आप जो कॉमन चीज़ें उनको पहले, क्योंकि हमारे माशरे में क्या होता है, वहाँ पे जो बर्थ अटेंडेंट्स है, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं गांव में, मतलब वहाँ पे डिलीवरीज होती है, तो वहाँ पे विटामिन के नहीं देते। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? मॉडरेट टू सीवियर विटामिन के डिपेंडेंट ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, एक कॉज हो सकती है। लिवर डिजीज कुड बी अनदर कॉज, कॉन्जेनिटल फाइब्रिनोजन डेफिशिएंसी कुड बी अनदर कॉज। कॉमन जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 5, 10 कॉमन फैक्टर्स, उनमें पीटी एपीटीटी दोनों डिरेंज हो सकते हैं। अब आपने सोचना है कि इसको क्या है। अगेन आप क्या करते हैं? इसको विटामिन के भी देते हैं, मॉडरेट टू सीवियर में आप एफएफटीज भी दे दो। अगर तो 4 से 6 घंटे के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, आइडियली आप 1 mg IV स्टेट भी दे सकते हैं, होडी भी दे सकते हैं, मगर मॉडरेट टू सीवियर में 8 आर्ली यू कैन गिव विटामिन के 8 आर्ली, ठीक है। तो अगर आप 8 आर्ली विटामिन के देते हैं और आपने एफएफटीज भी दे दिए, यू नाउ अगेन चेक आफ्टर 6 आवर्स, 6 घंटे के बाद अब आपने चेक कर लिया है, तो इसका पीटी एपीटीटी इसका नॉर्मल है, सो यू लेबल इट एज मॉडरेट टू सीवियर विटामिन के डिपेंडेंट देन ब्लीडिंग, ठीक है। अगर तो ये नहीं होता, फिर आप क्या करते हैं? आप थ्रोम्बिन टाइम करवाते हैं। अगर तो अगेन थ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल है, फिर आप मिक्सिंग स्टडीज और फैक्टर ऐसे ही करवाते हैं 1, 2, 5, 10 के लिए, ठीक है।
अगर तो थ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग आता है, ठीक है, थ्रोम्बिन टाइम, फिर आप अगेन उसमें सोचते हैं क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर 1 असे करवाते हैं। अगर तो क्वांटिटेटिव फैक्टर 1 असे वो क्या आता है, नॉर्मल आता है, तो ये क्या है, डिसफाइब्रोजीनीमिया है। अगर तो वो एबनॉर्मल आता है तो क्या है, या हाइपो है या ये कम है, ये कम है ही नहीं। अगर वो है नॉर्मल है तो इसका मतलब है वो काम ही नहीं कर रहा, दैट इज डिसफाइब्रोजीनीमिया। अगर तो वो एबनॉर्मल है तो दैट इज नोन एज एफाइब्रोजीनीमिया या हाइपोफाइब्रोजीनीमिया। तो आपको मैंने क्या बताया, आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, बाइसाइटोपेनिया पैन हो गया। पीटी को किस तरह अप्रोच करना है, आइसोलेटेड डिरेंज, आइसोलेटेड एपीटीटी डिरेंज को हाउ टू अप्रोच, दोनों पीटी एपीटीटी डिरेंज है, हाउ टू अप्रोच। अब मैं आपको नेक्स्ट सिनेरियो बताता हूँ कि अगर आपके पास पीटी भी डिरेंज है, एपीटीटी भी डिरेंज है और आपके पास प्लेटलेट्स भी कम है, सो नो व्हाट कुड बी द कॉज, अब क्या कॉज हो सकती है अक्सर, DIC, वेरी गुड, DIC, ठीक है। सो हाउ विल यू ट्रीट DIC, आप DIC को ट्रीट करते हैं, विटामिन के देंगे, आप FFPs देंगे, आप क्रायोप्रेसिपिटेट्स देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट सिनेरियो आपके पास ये है कि आपकी प्लेटलेट्स भी नॉर्मल है, आपका पीटी भी नॉर्मल है, आपका एपीटीटी भी नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, स्टिल द बेबी इज ब्लीडिंग, या पीट से के बच्चे ब्लीड कर रहे हैं। सो व्हाट कुड बी द डिफरेंशियल्स, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज इन दिस केस। जी जी मेरे भाई, देखो फैक्टर 13 डेफिशिएंसी हो सकती है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देयर कुड बी फैक्टर 13 डेफिशिएंसी हो सकती है। वो ये जो प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर है, बर्नार्ड फॉलियर और गैलेनमैन, और एक बैटर्ड बेबी सिंड्रोम है। क्या आपने सुना है व्हाट इज बैटर्ड बेबी सिंड्रोम? When a baby carries multiple injuries due to mistreatment या बीटिंग, अगर बच्चे को मारा जाए या मिसट्रीट बार बार किया जाए, दैट इज नोन एज बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। तो उस केस में आप क्या करते हैं, अगेन आप मिक्सिंग स्टडीज करते हैं, प्लेटलेट फंक्शन असे करवाते हैं 100 वाला, MPV प्लेटलेट जो है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम करवाते हैं, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम MPV वो करवाते हैं, प्लेटलेट फंक्शन असे करवाते हैं, मिक्सिंग स्टडीज करवाते हैं, उसमें आपको इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक हो गया। एक इंट्रिंसिक पाथवे है, ये तो आपको अप्रोच सारी आनी चाहिए। इसके बाद आपको देखो पीटी डी रेंज है, एपीटीटी डी रेंज है, मैंने इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, मेरे पास सिर्फ प्लेटलेट्स डी रेंज है तो मैंने इस तरफ जाना है, ये आपने लाजमी करने हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर कोई भी म्यूकोकुटेनियस ब्लीड है यूनिट, आप एंटीफाइब्रोलाइटिक थेरेपी लाजमी देंगे, दैट इज ट्रेनिजामिक एसिड, ठीक है। 25 mg के पर kg आप दे सकते हैं, एवरी 6 आरडी भी दे सकते हैं, 4 आरडी भी दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, नेवर एवर यूज डेस्मोप्रेसिन इन एन यूनिट, आप उसमें यूनिट में डेस्मोप्रेसिन कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है इम्तियाज? इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे है, कॉमन पाथवे है, व्हाट इज दिस? सर ये वो ब्रीडिंग आपके वो पाथवे वो होते हैं, इसमें जो पिक्चर जो आपका वन जी अच्छा, व्हाट इज इंट्रिंसिक पाथवे? इंट्रिंसिक पाथवे में क्या क्या होगा आपके? नहीं पता? देखो फैक्टर 8, 9, 11, 12 दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे, अभी मैंने आपको पढ़ा ना, तो उसमें एपीटीटी डिरेंज होगा, एपीटीटी। जबकि आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन सा है? फैक्टर 7 है, दैट इज पीटी। और कॉमन पाथवे 1, 2, 5 एंड 10 दैट इज कॉमन पाथवे, ठीक है। सो इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? हाउ विल इन्वेस्टिगेट अ केस? वैसे नॉर्मली आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? अप्रोच तो मैंने आपको पूरी बता दी, आपने CBC करवा लिए, PT करवा लिए, PTT करवा लिए, सो मैं इस तरफ जाऊँगी, ये वाले कॉजेज है, इस तरह ये ट्रीटमेंट करूँगा, इसमें ये ट्रीटमेंट करूँगा, ठीक है। ये अब आप मुझे बताएंगे कि आप इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, और जो फैक्टर डेफिशिएंसीज है कि कौन सी फैक्टर माइल्ड डेफिशिएंसी है, मॉडरेट है और सीवियर है, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। कोई भी फैक्टर, लेट्स सपोज फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है, हीमोफीलिया का पेशेंट है, आप उसको कैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैसे लेबल करेंगे? शाबाश। देखिए अगर वो 5 to 40 फैक्टर की एक्टिविटी है दैट इज माइल्ड, अगर 1 to 5% फैक्टर की एक्टिविटी है दैट इज मॉडरेट, और लेस देन 1% सीवियर है, ठीक है। हमेशा सीवियर फैक्टर में आप फैक्टर रिप्लेसमेंट करते हैं, फैक्टर ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं। माइल्ड में आप बेशक क्रायोप्रेसिपिटेट और FFPs दे दें, मॉडरेट में भी आप फैक्टर रिप्लेसमेंट इफ इट इज अवेलेबल, इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन यू गो फॉर FFPs या क्रायोप्रेसिपिटेट आप देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आप हमेशा क्या करवाते हैं? CBC विद डिफरेंशियल काउंट करवाते हैं, प्लेटलेट काउंट करवाते हैं, प्लेटलेट मॉर्फोलॉजी करवाते हैं, डी डाइमर्स करवाते हैं, जो मीन प्लेटलेट वॉल्यूम है ये करवाते हैं। अच्छा ये बताए BT करवाते हैं, ब्लीडिंग टाइम क्यों नहीं करवाते हैं? ब्लीडिंग टाइम पे आजकल जो है ब्लीडिंग टाइम का ये अब इसकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, ठीक है, लेकिन ब्लीडिंग टाइम आप करवा सकते हैं। और क्या नॉर्मल वैल्यू क्या ब्लीडिंग टाइम आप लेंगे?
व्हाट इज द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, नहीं पता। 3.5 राउंड और +-1 आप कर देते हैं, 5 तक भी आप नॉर्मल ले सकते हैं, तो दैट इज़ ब्लीडिंग टाइम, वो आप करवाते हैं। मिक्सिंग स्टडीज़ करवाते हैं, ठीक है। और मिक्सिंग स्टडीज़ के साथ आपने पीटी पीटीटी सारी हो गई, डी डायमर्स हो गए, फाइब्रिनोजन लेवल्स, तो आप एक क्लॉटिंग, ये कोगुलेशन डिसऑर्डर्स को स्टेप वाइज इस तरह सारा इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक हो गया? ओके, बिल्कुल।